नमस्ते दोस्तों। हमारे भारतीय संविधान की इस खास चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारी तीसरी क्लास है और अगर आपने पहले के 2 सेशन नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं उन 3 सबसे बड़े पिलर्स की जिन पर हमारा पूरा देश टिका हुआ है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए रुकते हैं और एक बेसिक सवाल पूछते हैं। किसी देश को देश क्या बनाता है? मतलब ये सिर्फ नक्शे पे एक लकीर खींच देना तो नहीं है ना? है ना? वो कौन सी चीजें हैं जो जमीन के एक टुकड़े को आप कह सकते हैं भारत जैसा एक जीता जागता काम करता हुआ राष्ट्र बना देती हैं? इसी सवाल का जवाब हमारी आज की पूरी बातचीत की चाबी है। देखिए, किसी भी देश को बनने के लिए ये 4 चीजें चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले एक तय की हुई भूमि, मतलब आपकी अपनी सीमाएं। दूसरा, वहां रहने वाले लोग। तीसरा, उस जगह को चलाने के लिए एक सरकार। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, वो है संप्रभुता। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने घर में बॉस आप खुद हैं। कोई दूसरा देश आकर आपको ये नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है। आप अपने फैसले खुद लेते हैं। इन चारों के बिना कोई भी जगह असल में एक देश नहीं कहला सकती। ठीक है, तो उन 4 चीजों में से सरकार वाले हिस्से को पकड़ते हैं और थोड़ा गहराई में जाते हैं। सोचिए कि सरकार जो है वो देश का इंजन है, लेकिन एक अच्छे इंजन की तरह ये सिर्फ एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा नहीं होता। इसके अंदर कई हिस्से होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। भारत में सरकार के 3 बहुत मजबूत स्तंभ हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ताकि किसी एक के हाथ में बहुत ज्यादा पावर ना आ जाए। ये देखिए, पूरी कहानी बस इन 3 शब्दों में है। विधायिका का काम है देश के लिए नियम बनाना, मतलब कानून लिखना। कार्यपालिका का काम है उन लिखे हुए कानूनों को जमीन पर उतारना, मतलब उन्हें लागू करना। और न्यायपालिका एक रेफरी की तरह है। उसका काम है ये देखना कि सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, और अगर कोई झगड़ा हो तो उसका निपटारा करना। तो कानून बनाना, लागू करना और उसकी रक्षा करना। सिंपल। तो सबसे पहले आते हैं हमारे कानून बनाने वाले, यानी विधायिका। जब भी हम किसी नए कानून के बारे में सुनते हैं, चाहे वो ट्रैफिक के नियम हो, टैक्स हो या कुछ और, वो सब यहीं से आता है। इनका काम है देश को चलाने के लिए रूल बुक तैयार करना। और मजे की बात यह है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पर लगभग एक जैसा ही है। सेंटर में हमारे पास संसद है, तो राज्यों में विधानमंडल है। जो भूमिका सेंटर में राष्ट्रपति की है, करीब करीब वही भूमिका राज्य में राज्यपाल की होती है। आप कह सकते हैं कि ये एक ही मॉडल है जो अलग अलग लेवल पर काम कर रहा है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, कार्यपालिका। अगर विधायिका कानून लिखती है तो ये वो लोग हैं जो उन कानूनों को असलियत में बदलते हैं। ये सरकार के वो हाथ पैर हैं जो कागज पर लिखे नियमों को हकीकत में लागू करवाते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है, कार्यपालिका के असल में 2 हिस्से होते हैं। एक है अस्थायी, मतलब हमारे नेता जिन्हें हम चुनते हैं, जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। ये कुछ सालों के लिए आते हैं फिर बदल जाते हैं। पर दूसरा हिस्सा है स्थायी कार्यपालिका, यानी हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे सरकारी अफसर। ये वो लोग हैं जो हमेशा सिस्टम में रहते हैं, चाहे चुनाव कोई भी जीते। यही वो लोग हैं जो देश की मशीनरी को लगातार चलाते रहते हैं। और अब हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ, न्यायपालिका। ये हैं कानून के रखवाले। इनका काम है ये पक्का करना कि सबके साथ इंसाफ हो, कानून का सही मतलब निकाला जाए, और जब भी लोगों के बीच या सरकार के बीच कोई विवाद हो तो उसे सुलझाया जाए। भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक सीढ़ी की तरह है। ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। कोई भी मामला निचली अदालतों से शुरू होता है। अगर कोई फैसले से नाखुश है तो वो हाईकोर्ट जा सकता है, और वहां से भी ऊपर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। और ये अदालतें हर तरह के मामले देखती हैं। पैसे जमीन से जुड़े दीवानी मामले, अपराध से जुड़े फौजदारी मामले और सरकार से जुड़े राजस्व मामले। चलिए, ये सब तो हो गई थ्योरी, लेकिन असल जिंदगी में ये सब दिखता कैसा है? अब जरा ये देखते हैं कि ये तीनों स्तंभ हमारे शहरों और गांवों तक असल में जमीन पर काम कैसे करते हैं। प्रशासन की ताकत को एक झरने की तरह सोचिए। ये सबसे ऊपर राष्ट्रीय लेवल पर प्रधानमंत्री से शुरू होती है, फिर राज्य में मुख्यमंत्री तक आती है, फिर जिले में डीएम तक, उसके नीचे ब्लॉक में बीडीओ तक, और आखिर में गांव में वीडीओ तक पहुंचती है। एक पूरा का पूरा चेन ऑफ कमांड बना हुआ है। और बिल्कुल इसी तरह न्याय के लिए भी एक साफ रास्ता बना हुआ है। कोई भी क्रिमिनल केस सबसे पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाता है,
और फिर अपील के जरिए एक एक करके सीढ़ी चढ़ता हुआ सीजेएम, सेशन जज, हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। एक बात और, ये जो अदालतें हैं ये बस यूं ही नहीं बना दी गईं। इनका वजूद, इनकी ताकत सीधे हमारे संविधान से आती है। चलिए जल्दी से उन आर्टिकल्स पर नजर डालते हैं जो इन अदालतों की नींव रखते हैं। आर्टिकल 124, ये वो नंबर है जो भारत के सुप्रीम कोर्ट को उसकी शक्ति देता है, उसकी स्थापना करता है। फिर है आर्टिकल 214, इसके तहत हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और आर्टिकल 323 जो जिला जजों की नियुक्ति के बारे में है। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का ग्राउंड लेवल है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा ढांचा है, ये 3 स्तंभ, ये पद, ये सब आया कहाँ से? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलना होगा। हमारा आज का सिस्टम रातों रात नहीं बना, ये धीरे धीरे सैकड़ों सालों में विकसित हुआ है। इस टाइमलाइन में आप देख सकते हैं कई पड़ाव आए, लेकिन इनमें से सबसे जरूरी था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। हमारे आज के संविधान का ज्यादातर ढांचा सीधे सीधे इसी कानून से लिया गया है। ये सच में हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट था। तो कुल मिला के बात यह है, सरकार के 3 स्तंभ, जमीन पर काम करने के लिए उनका प्रशासनिक और न्यायिक ढांचा, और इन सब के पीछे एक लंबा ऐतिहासिक सफर। ये सारे टुकड़े जब एक साथ जुड़ते हैं तब जाकर भारत की शासन प्रणाली की पूरी तस्वीर बनती है। और अब आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस पूरी बनावट को समझने के बाद आपको क्या लगता है, आज के भारत में सरकार का कौन सा अंग, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? इस पर सोचिएगा जरूर।